नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श के काव्य खंड में पाठ 5 पर्वत प्रदेश में पावस कविता को पढ़ेंगे। पर्वत प्रदेश में पावस अर्थात पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा ऋतु, इसके बारे में कवि ने समझाया है, इसके बारे में कवि ने बताया है। इसके पहले हम कविता पढ़ने के पहले कवि परिचय के बारे में समझेंगे। इस कविता के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। छायावाद की प्रमुख आधार सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ था। इन्होंने बचपन से ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। स्कूल में 7 वर्ष की उम्र में इन्हें काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत किया गया। अर्थात स्कूल में जब इन्होंने 7 वर्ष की उम्र में जब काव्य पाठ किया, कविता सुनाई, तो इन्हें पुरस्कार मिला था। किंतु स्थायी रूप से उन्होंने साहित्य सृजन वर्ष 1913 में आरंभ किया। इनके आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम तथा रहस्यवाद की अनुभूति दिखाई देती है। वे मार्क्स, महात्मा गांधी और अरविंद के दर्शन से प्रभावित हुए। जीवन के आरंभिक दिनों में वे उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े और आकाशवाणी के परामर्शदाता के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। भारत सरकार ने वर्ष 1961 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह के लिए इन्हें वर्ष 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, चिदंबरा काव्य संग्रह के लिए वर्ष 1969 में ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण और लोकायतन आदि। 28 दिसंबर 1977 को इनका देहांत हो गया। ये था कवि परिचय। इसके बाद में हम देखते हैं पाठ प्रवेश के बारे में। पाठ में कवि ने क्या बताया है। प्रस्तुत कविता में पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु आने पर प्रकृति पल पल अर्थात हर क्षण क्षण अपना रूप बदलती रहती है। कवि ने ऐसी ही अपनी एक अनुभूति को कविता के रूप में अभिव्यक्त करते हुए तालाब और झरनों का सुंदर ढंग से चित्रण किया है। कवि ने पहाड़ों को मानवीकृत रूप में विचित्र करते हुए उनकी अर्थात पहाड़ों की चोटी पर खड़े विशाल वृक्षों का वर्णन करते हुए उनके मन की आकांक्षाओं को मूर्त रूप में अभिव्यक्त किया है। अर्थात अनेक प्रकार के परिवर्तनों का, वर्षा ऋतु में होने वाले अधिकांश परिवर्तनों का वर्णन करते हुए इस कविता का चित्रण किया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं इस कविता को। सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखी गई कविता पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश में पावस अर्थात पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय प्रदेशों में वर्षा ऋतु। कविता इस प्रकार से है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस यानी वर्षा ऋतु है ना, पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु, और पर्वत प्रदेश यानी पर्वतीय क्षेत्र। पल पल यानी बार बार, क्षण क्षण, हर समय,
परिवर्तित यानी बदलना, और प्रकृति वेश, वेश यानी प्रकृति की का वेश यानी उसकी रूपरेखा में परिवर्तन आना। कवि कहता है वर्षा ऋतु थी और पर्वतीय प्रदेश थे। ऐसे समय में पल पल यानी हर समय क्षण क्षण में प्रकृति अपने वेश में अर्थात अपनी वेशभूषा में परिवर्तन कर रही थी, अपने रूप में परिवर्तन कर रही थी, बदलाव ला रही थी। मेखलाकार पर्वत अपार अपनी सहस्त्र द्रग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। मेखलाकार ने करधनी के आकार का, गोल आकार का, है ना, जो आपको ध्यान हो तो एक प्रकार का गहना होता है जो कमर पर पहना जाता है, तो करधनी के समान, इन्हें कमर पर पहनने वाले गहने के समान, तो मेखलाकार पर्वत अपार यानी उस करधनी के समान पर्वत, बहुत सारे आसपास करधनी के समान पर्वत फैले हुए थे। अपने सहस्त्र द्रग सुमन फाड़, अपने सहस्त्र हजारों, द्रग सुमन ने पुष्प रूपी नेत्र, फाड़ना मतलब देखना, करधनी के समान विशाल पर्वत दूर दूर तक फैले हुए थे, और उस पर्वत पर वर्षा ऋतु के कारण अनेक पुष्प खिले हुए थे। तो पुष्प रूपी आँखों से, पर्वत पर जो फूल खिले हुए थे, तो उन पुष्प रूपी हजारों नेत्रों से, हजारों आँखों से वह पर्वत इधर उधर के वातावरण को देख रहा था। द्रग सुमन फाड़ यानी देखना, इधर उधर के वातावरण को देख रहा था। अवलोक रहा बार बार नीचे जल में निज महाकार, अवलोक ने भी होता है देखना। वह पर्वत बार बार अपने उन मतलब जो उसके हजारों पुष्प रूपी नेत्र जो थे, आंखें थे, उनके द्वारा उसके नीचे जो एक तालाब था, पर्वत था, पर्वत के ठीक नीचे, पर्वत के ऊपर का जो पानी बह कर जा रहा था वो पर्वत के नीचे वहाँ पर एकत्रित हो रहा था, तो एक तालाब बन चुका था वहाँ पर, ताल ने तालाब। तो वह पर्वत उन नेत्रों के द्वारा नीचे तालाब के फैले हुए जल में अपने आप को, अपने विशाल प्रतिबिंब को देख रहा। अवलोकना यानी देखना, नीचे जल में निज महाकार, महाकार यानी विशाल आकार, अपने स्वयं के विशाल प्रतिबिंब को उस तालाब में उन पुष्प रूपी नेत्रों के द्वारा देख रहा। अर्थात हम इसका अर्थ सीधे तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं कि वर्षा ऋतु थी और पर्वतीय प्रदेश थे, जिसके कारण प्रकृति बार बार अपना रूप परिवर्तित कर रही थी। करधनी के समान जो पर्वत हैं वो चारों ओर फैले हुए थे, और वर्षा ऋतु के कारण वहाँ पर अनेक जो पुष्प खिले हुए थे, उन पुष्प रूपी नेत्रों से पर्वत इधर उधर के वातावरण को देख रहा था। अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, और उन्हीं नेत्रों के द्वारा वह पर्वत अपने नीचे जो तालाब है उस तालाब में अपने ही विशाल प्रतिबिंब को देख रहा था। अगला पद है जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला विशाल। जिसके चरणों में यानी उस पर्वत के चरणों में, अर्थात उस पर्वत के नीचे एक तालाब है, दर्पण सा फैला विशाल, और जिसका जल दर्पण के समान स्वच्छ और पारदर्शी, दर्पण अर्थात जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वह हमारी जो स्वच्छता है या जो भी है, बिल्कुल पारदर्शिता जो है वो स्पष्ट दिखाई देता है। तो उस दर्पण के समान उस तालाब का जल बिल्कुल स्वच्छ और पारदर्शी था, उसमें वह पर्वत अपने प्रतिबिंब को आईने के समान देख रहा था। दर्पण सा फैला है विशाल, दर्पण के समान फैला हुआ था, और उसमें वह जो पर्वत है अपने प्रतिबिंब को उसमें देख रहा था। आगे है गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरी का गौरव
गौरव यानी उसका मान सम्मान ना, गिरी यानी पर्वत, गाकर मतलब उस पर्वत के सम्मान में झरने जो हैं गाकर झरझर मद में नस नस उतरी, यानी पर्वत पर जो झरने हैं उनके बहने की आवाज़, झरनों के झरझर बहने की जो आवाज़ है वह सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर गिरी का गौरव यानी पर्वत के सम्मान में कुछ गाया जाता है। तो उनकी आवाज़ सुनकर, उनके गीतों की आवाज़ को सुनकर मद में नस नस उत्तेजित, है ना, नस नस में जोश भर जाता है, मतलब हमारे पूरे शरीर में जोश भर जाता है, अर्थात मन में उत्साह और उमंग भर जाता है कि प्रकृति का ऐसा वातावरण देखकर हमारे मन में भी उत्साह और उमंगता आ जाती है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, वे झरने झरते समय मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं। मोतियों की लड़ी मतलब एक श्रृंखला, एक के बाद एक जो होती है। तो जिस प्रकार मोती की लड़ियों में मालाओं, लड़ी मतलब एक माला के मोती की माला होती है, उसमें एक एक मोती पिरोया जाता है और वो एक श्रृंखला में अच्छे लगते हैं। उसी प्रकार झरने जब ऊपर से गिरते हैं तो वहाँ पर नीचे वो झरनों का जो झाग रहते हैं वो मोतियों के समान सफ़ेद सफ़ेद आसपास एक लड़ी के समान दिखाई देते हैं। तो कवि ने कहा है कि मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। कवि कहते हैं कि वे झरने झरते समय मोती की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं, अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आगे हैं, गिरी के उर से उठ उठ कर उच्च कांक्षाओं से तरुण, गिरिवर के उर यानी हृदय और गिरिवर यानी पर्वत, कि पर्वत के हृदय से अर्थात पहाड़ों के हृदय से, उसके हृदय पर पहाड़ के ऊपर उगे हुए विशाल एवं ऊंचे वृक्षों के मन में, गिरी के उर से उठ उठ कर उसके ऊपर जो उगे हुए वृक्ष हैं, पहाड़ों के ऊपर बड़े और विशाल वृक्ष, ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो उगे हुए हैं, उनके मन में भी ऊंची ऊंची आकांक्षाएं हैं, ऊंचे उठने की इच्छाएं हैं। पर्वत के ऊपर ऊंचे हैं हम, तो हम इससे भी और ऊंचे उठें, ऐसी उनके मन में आकांक्षाएं, इन्हें इच्छाएं हैं। उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, वो वृक्ष भी ऐसी ऊंची ऊंची आकांक्षाओं को रखते हैं, उनके मन में भी ऐसी ऊंची ऊंची आकांक्षाएं, ऊपर उठने की आकांक्षाएं छिपी हुई है। हे झांक रहे नीरव नभ पर, नीरव यानी शांत, नभ यानी आकाश, झांकना मतलब देखना। हे झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, अनिमेष मतलब एक टक, और अटल यानी बिना पलक झपकाए, और चिंता पर जिसके अंदर कुछ चिंता होती है। तो शांत आकाश को बिना पलक झपकाए हुए अटल और कुछ चिंता में वो देख रहे हैं, मतलब कुछ चिंता में डूबे हुए हैं और वह आकाश की तरफ देख रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार पारद के पर, इतने में क्या होता है कि वहाँ पर काले बादल एकदम छा जाते हैं, बादल छा जाते हैं और भूधर यानी पर्वत दिखाई देना बंद हो जाता है। तो कवि क्या कल्पना करता है, उड़ गया अचानक लो भूधर, कि जब पर्वत दिखाई नहीं देता है, बादल छा जाते हैं, बादल पर्वत के ऊपर आ जाते हैं, तो कवि कहता है उड़ गया अचानक लो भूधर, कि एकदम अचानक वहाँ का वातावरण बदल जाता है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वह पर्वत वहाँ से उड़ गया। और कैसे उड़ा, फड़का अपार पारद के पर, पारद यानी एक सफ़ेद पारे के समान चमकीला और सफ़ेद पारा होता है ना, तो उसके पर यानी पंख। तो कवि कहता है कि एक सफ़ेद चमकीले पारे के समान पंख लगाकर वहाँ से पर्वत उड़ गया हो, अपने पर यानी फड़का यानी पंखों को फड़फड़ा कर आकाश में उड़ गया, वहाँ का वातावरण एकदम बदल जाता है। तो कवि कल्पना करता है कि पर्वत एक सफ़ेद चमकीले पारे
के पंख लगाकर उन्हें फड़फड़ाता हुआ आकाश की ओर उड़ गया। रव शेष रह गए हैं निर्झर, हे टूट पड़ा भूपर अम्बर। रव शेष यानी वहां पर केवल, शेष यानी बाकी जो बचा है, पर्वत तो उड़ गया है लेकिन वहां पर केवल रव शेष रह गए हैं निर्झर, केवल झरनों की आवाज ही शेष रह गई है, कि वहां पर केवल झरनों की आवाज ही सुनाई देती है। हे टूट पड़ा भूपर अंबर, है ना। फिर तेज वर्षा होने लगती है, इतनी तेज बारिश होने लगी तो ऐसा लगता है जैसे कि भूमि पर, धरती पर अंबर यानी आकाश टूट पड़ा हो। इतनी तेज वर्षा होती है तो कवि कल्पना करता है कि जैसे भूमि पर, धरती पर आकाश टूट पड़ा हो और मूसलाधार वर्षा होने लगती है, ऐसा प्रतीत होता है। वहां पर धस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्र। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे साल एक वृक्ष होता है, एक पेड़ होता है, साल के विशाल वृक्ष भी भयभीत होकर, धस गए धरा में सभय साल, यानी साल के जो वृक्ष हैं, विशाल वृक्ष जो हैं, वे भयभीत होकर धरती में धस गए, मतलब मूसलाधार बारिश के कारण वो दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए कवि ने कल्पना की है कि वो धरती के अंदर धसना, यानी अंदर धरती में घुस गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया था, और तालाब में से भी, के जल से भी इस तरह धुआं उठने लगा है जैसे उसमें आग लग गई हो, जैसे उसमें भी आग लग गई हो। इस प्रकार यो जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्र। इस प्रकार वर्षा के देवता इंद्र बादल रूपी विमान में, जलदयान यानी बादल रूपी विमान में विचर विचर कर, यानी घूम घूम कर अपने जादू का खेल दिखा रहे हैं। था इंद्र खेलता इंद्र, मतलब इस प्रकार वर्षा के देवता इंद्र बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपने जादू का खेल दिखा रहे हैं, जिसके कारण पर्वत पर, पर्वतीय जो क्षेत्र है, जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्र पर पल पल यानी बार बार विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है। इस तरह से कवि ने प्रकृति का के पर्वतीय क्षेत्र का इस प्रकार कवि ने वर्णन किया, प्रकृति के बारे में बताया है। इस कविता में कवि ने प्रकृति के सब अंगों, जैसे झरनों, पहाड़ों, बादलों, पेड़ों, तालाबों आदि को मानवीय चेतना से परिपूर्ण माना है, कि इनके अंदर भी मनुष्य के समान चेतना जागृत रहती है। तो मानवीय चेतना से परिपूर्ण माना है तथा उनकी तुलना मानव के विभिन्न गुणों से की है। तो इस प्रकार यह था पर्वत प्रदेश में पावस, इस कविता के बारे में सुमित्रानंदन पंत ने जो कहा वो हमने अभी समझा और यहाँ पर पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कविता का अर्थ समझ में आया होगा, तो आप इसे समझेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। फिर हम अगले शीर्षक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।